हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा डिमांड किया जाने वाला टॉपिक, और वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हम आज के सेशन के अंदर टर्पीन बायोसिंथेसिस तक बात करेंगे कि आखिर टर्पीन कैसे बनते हैं, ये टर्पीन होते क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक की, और हम टॉपिक शुरू करेंगे एक बेसिक से इंट्रोडक्शन के साथ में। हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो हमको यह समझना है पहले कि आखिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते क्या हैं। हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट तब समझ में आएगा जब हमें यह पता हो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, और उससे भी पहले हमको यह पता हो कि मेटाबोलाइट क्या होता है। तो देखो, मेटाबोलाइट तो एक ऐसा कंपाउंड है जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर बन रहा है। जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बनेगा उसे मेटाबोलाइट बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब बात यह है कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या कॉन्सेप्ट है। एक बार तो यदि आप इस टर्म के ऊपर भी गौर करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। प्राइमरी मतलब जो बहुत जरूरी है वो प्राइमरी होता है, सेकेंडरी मतलब जो उतना जरूरी नहीं है वो सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी का मीनिंग क्या है समझ लेते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट, ऐसा कोई भी मेटाबोलाइट जो कि एक प्लांट के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। यानी इसके बिना प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। आपने इसको हटा दिया प्लांट की बॉडी से तो प्लांट की धीरे धीरे करके डेथ हो जाएगी। ऐसा कोई भी मेटाबोलाइट जो प्लांट की रिप्रोडक्शन में हेल्प करता हो, कि भाई इसके बिना रिप्रोडक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन में ये बहुत जरूरी है, तो उसको भी हम प्राइमरी की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा कोई भी मेटाबोलाइट जो एज सबस्ट्रेट काम करता है प्लांट के बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे में, उसको हम कहेंगे प्राइमरी। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट है उसको हम कहेंगे प्राइमरी। तो जब अब प्राइमरी का पता चल गया कि प्राइमरी क्या होता है, तो अब हम पता लगा सकते हैं कि सेकेंडरी क्या होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसा कोई भी मेटाबोलाइट जिसके बिना प्लांट सरवाइव कर सके, ऐसा कोई भी मेटाबोलाइट जिसके बिना प्लांट रिप्रोडक्शन कर सके, ऐसा कोई भी मेटाबोलाइट जो प्लांट की बेसिक मेटाबॉलिक पाथवेज में एज सबस्ट्रेट काम नहीं आता, ऐसा कोई भी मेटाबोलाइट जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट नहीं है, उन्हें हम सेकेंडरी कहते हैं। अब जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कुछ आइडिया आपको लगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट किसे कहते हैं, तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि आखिर ये बने ही क्यों। जब जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए, जब रिप्रोडक्शन के लिए नहीं चाहिए, तो ये बने क्यों। उसके पीछे का रीजन है कि प्लांट को पास्ट टाइम में कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस का सामना करना पड़ा होगा जबकि उसे सरवाइव करने में जरूरत पड़ी। हालांकि इनके बिना भी सरवाइव किया जा सकता है, पर यदि ये होंगे तो थोड़ा बेटर सरवाइव किया जा सकता है। प्लांट को जरूरत पड़ी अपने एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करने की, तो प्लांट ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिन्हें आज हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। नेचर में किसी भी ऐसी चीज को, ऐसे मेटाबोलाइट को, ऐसे पाथवे को सेलेक्ट नहीं किया जाता जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आज भी प्लांट की बॉडी में बनते हैं, तो डेफिनेटली इनका इंपॉर्टेंस तो है प्लांट के लिए। हो सकता है कि पास्ट टाइम में इन प्लांट्स के ऊपर हर्बीवोर का अटैक ज्यादा हुआ हो सकता है इन प्लांट को पॉलिनेशन कराने के लिए
इंसेक्ट्स की जरूरत पड़ी हो या पोलिनेटर्स की जरूरत पड़ी हो सकता है प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स कराने के लिए किसी माइक्रोब की जरूरत पड़ी हो। तो ऐसे में प्लांट ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिन्हें आज हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कह रहे हैं। चलिए अब हम इंट्रोडक्शन के साथ में शुरू करते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम नेचुरल प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैसे बनते हैं, चलिए चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बनने पे। प्लांट की बॉडी में एक प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे है और उस पाथवे का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। अगर आप ये समझेंगे कि भाई ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से शुरू होती है और अंत में जाकर के पायरुविक एसिड के ऊपर खत्म हो जाती है। पायरुविक एसिड। एक और रिएक्शन की बात करते हैं। कोई एसिटल कोएंजाइम ए नाम का एक मॉलिक्यूल है जो टीसीए साइकिल में एंटर करता है और टीसीए साइकिल से हमें या प्लांट को भी ऑब्वियस सी बात है, टीसीए साइकिल से प्लांट को NADH+H+, कोई GTP, कोई FADH2 ऐसी सब्सटेंसेस मिलते हैं, और भी मिलते हैं, मैं पूरा कुछ नहीं लिख रहा है यहाँ पे। प्लांट की बॉडी के अंदर एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती होगी, फोटोसिंथेसिस। और बेसिकली फोटोसिंथेसिस में भी कौन सी, केल्विन साइकिल की हम बात कर रहे हैं, केल्विन साइकिल। ये जो मैंने यहाँ पे 3 प्रोसेसेस के नाम लिखे हैं, ये 3 प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो कि प्लांट के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए ये प्रोसेसेस हैं वो प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे कहलाती हैं और इनमें बनने वाला हर एक इंटरमीडिएट प्राइमरी मेटाबोलाइट कहलाता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यदि हमने इनके किसी भी सबस्ट्रेट को हटाया, इंटरमीडिएट को हटाया, तो प्लांट की धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। इसलिए ये तो है प्राइमरी। लेकिन कभी कभी प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवेज के ही सबस्ट्रेट्स अपना बेसिक पाथवे छोड़ देते हैं और छोड़ करके ये कुछ अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये बनाएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये बनाएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे बनते हैं? प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवेज के इंटरमीडिएट्स अपना पाथवे छोड़ करके अलग पाथवे में एंटर करते हैं एंड दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन इन द सिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो चलिए पहले तो अपन इतना लिख लेते हैं, लिखिए। देखिए, these are the natural products, these are the natural products formed due to the mutation in primary metabolic pathway, formed due to the mutation in primary metabolic pathway. Next point. The secondary metabolites have internal roles. The secondary metabolites have internal roles. मैं भी समझा दूंगा क्या होते हैं internal roles. Next point लिखिए आप. Secondary metabolites are not involved in. ये किन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो सुनिए। जैसे ये इन्वॉल्व नहीं होते डीएनए रेप्लिकेशन में, इनका डीएनए रेप्लिकेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन कराने लग गए ना तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट कहलाएंगे। इनका ट्रांसक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है, इनका ट्रांसलेशन से कोई लेना देना नहीं है, इनका ट्रांसपोर्टेशन से कोई लेना देना नहीं है,
ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हो गया कि ये मेम्ब्रेन के अंदर मान लीजिए कैरियर प्रोटीन बन गए, कोई पंप बन गए, ऐसा इनका कोई लेना देना नहीं है। फिर इसके बाद में ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इनका ग्लाइकोलाइसिस, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इनसे कोई लेना देना नहीं है। फोटोसिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करते, ये रेस्पिरेशन में भी कोई रोल प्ले नहीं करते, रेस्पिरेशन इसमें भी कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। और मैंने जैसे बोला आपको कि ये रिप्रोडक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो इन बेसिक चीजों में, बेसिक पाथवेज के अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन अपना नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? तो अब आप ये समझो फिर कि किस चीज में ये इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व इन, ये पता होना चाहिए ना कि कहाँ इन्वॉल्व है, ये कर क्या रहे हैं आखिर। ये इन्वॉल्व होते हैं अगेंस्ट हर्बीवोर्स। ये अगेंस्ट हर्बीवोर्स इन्वॉल्व होते हैं। हर्बीवोर अटैक करेगा तो उससे बचाने में हेल्प करेंगे। ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये अगेंस्ट पैथोजन काम करते हैं, पैथोजन से बचाने में प्लांट को काम करते हैं। ये अगेंस्ट पैथोजन भी ये काम करते हैं। फिर उसके बाद में ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, जैसे लिग्निन होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये भी प्रोवाइड करा देगा। ये प्लांट की दूसरे प्लांट से कंपटीशन कम करने में भी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग प्लांट कंपटीशन। ये समझ में आ जाएगा आपको थोड़ी देर में, सब चीजें आप बस पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। तो ये है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की वो वाली एक्टिविटीज जिनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमारे सामने एक सिंपल सी चीज ये आती है कि भाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, क्या वो इतने जरूरी है कि नेचर ने उन्हें सेलेक्ट किया है? तो बिल्कुल, ये इतने जरूरी हैं कि नेचर ने इनको सेलेक्ट किया है। तो आप एक पॉइंट लिखिए जो मैं लिखा रहा हूं, लिखिए, सिंस दे हेल्प द प्लांट इन मैनी वेज, सिंस दे हेल्प द प्लांट इन मैनी वेज, so they are kept by natural selection, so they are kept by natural selection। चलिए और बात करते हैं अपन। ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, बेसिकली ये प्लांट को एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन कराने में हेल्प करते हैं। प्लांट की एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। तो प्लांट की जो सराउंडिंग है उससे प्लांट की कम्युनिकेशन में ये हेल्प करते हैं। लिखिए ये लाइन भी, secondary metabolites are present, secondary metabolites are present in between primary metabolite and environment। प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड एनवायरमेंट से क्या मतलब है कि बनते तो ये प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू हैं और ये एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन कराने में हेल्प करते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका रोल इंटरनल होता है। इंटरनल रोल से क्या मतलब है कि प्लांट की बॉडी के अंदर से ये प्लांट के एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट कराते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट दोनों के प्रीकर्सर्स को देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इन दोनों के प्रीकर्सर्स तो सेम होते हैं।
ग्लाइकोलाइसिस का कोई भी इंटरमीडिएट है जो ऐसा बना रहा है कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो वो यदि अपने करेक्ट पाथ में चलेगा तब तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट बनाएगा, और अगर वो अलग पाथवे में चलेगा तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाएगा। इसलिए हम पहचान नहीं सकते प्रीकर्सर को देख करके कि वो क्या बनाने वाला है। लिखिए आप ये लाइन को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड primary and secondary metabolites cannot be distinguished by their precursor molecule, their chemical structure and biosynthetic origin। उनकी केमिकल स्ट्रक्चर से, उनकी बायोकेमिकल ओरिजिन से, क्योंकि होती तो ऑलमोस्ट सेम है उन दोनों की, उससे नहीं पहचान सकते आप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, एक टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट की क्लास है डाइटरपीन। अभी अपन बात करेंगे डाइटरपीन क्या होते हैं, तो आपको समझ में आएगा डाइटरपीन क्लास है। ये जो डाइटरपीन क्लास है, इस क्लास का एक मेंबर है, उसका नाम है काउरेनोइक एसिड। काउरेनोइक एसिड। और इस क्लास का जो दूसरा मेंबर है उसका नाम है एबिटिक एसिड। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो मेटाबोलाइट्स हैं 20 कार्बन के हैं, और इनकी स्ट्रक्चर है वो भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। अब काउरेनोइक एसिड है वो आगे जाके बनाता है जिब्रेलिक एसिड, और जिब्रेलिक एसिड तो आपको पता है ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिब्रेलिक एसिड क्या हुआ, एक टाइप का प्राइमरी मेटाबोलाइट हुआ। एबेटिक एसिड बनाता है रेजिन। रेजिन फेबेसी फैमिली एंड पिनेसी फैमिली के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है। रेजिन एक टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट हुआ। तो आप डाइटरपीन देख के क्या बता सकते हो कि भाई ये 20 कार्बन वाला कंपाउंड आगे जाके प्राइमरी बनाएगा या सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनाएगा। यहां आप एक चीज मेंशन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगी, कि रेजिन इज रेस्ट्रिक्टेड टू फेबेसी एंड पाइनेसी फैमिली। कॉनिफर्स की फैमिली है जिम्नोस्पर्म की, उसके अंदर रेजिन है वो पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। एक एग्जांपल है जिसमें एमिनो एसिड है, दोनों ही हैं वो एमिनो एसिड है। एक का नाम है प्रोलीन और एक एमिनो एसिड का नाम है पाइपेकोलिक एसिड। पाइपेकोलिक एसिड। प्रोलीन एक बहुत ही नॉर्मल सा एमिनो एसिड है, और ये प्रोटीन का पार्ट होता है। ऑलमोस्ट हर प्रोटीन के अंदर प्रोलीन तो पाया ही जाता है, जहां जहां पे प्रोटीन की फोल्डिंग होती है वहां प्रोलीन होता है। अब जो पाइपेकोलिक एसिड है ये एल्केलॉइड बना देता है आगे जाके, एल्केलॉइड, और एल्केलॉइड बना देगा तो ये तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट को देख करके अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ये इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों तो प्रीकर्सर सेम से बनते हैं। सो आगे बात करते हैं अपन। अब लिग्निन है वो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, आगे आएगा तब अपन फिर बात कर लेंगे। अभी के लिए एक लाइन लिख लीजिए, लिग्निन इज ऑल्सो ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। लिग्निन भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। फिर बात करते हैं प्राइमरी और सॉरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की डिफरेंट क्लासेस की। क्लासेस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट।
सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बेसिकली 3 क्लास होती है। पहली क्लास है, इसका नाम है टर्पीन। पहली क्लास का नाम है टर्पीन। टर्पीन क्लास के क्या क्या फीचर्स हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूं, फिर उसके बाद अपन दूसरी क्लास की बात करें। टर्पीन क्लास सेकेंडरी मेटाबोलाइट की लार्जेस्ट क्लास है। लार्जेस्ट क्लास इन द सेंस कि इसमें मोर देन 30,000 टर्पीन्स खोजे जा चुके हैं। मोर देन 30,000 टर्पीन्स। याद रखना, ये जो टर्पीन है वो सारे के सारे सेकेंडरी नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं उन क्लासेस की जिनके मेंबर्स जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी रखते हैं। टर्पीन क्लास सबसे बड़ी है और ये वाटर इनसॉल्यूबल है। पानी में ये घुलते नहीं है। इन टर्पीन क्लास को मतलब टर्पीन्स को बनाने के लिए जो बेसिक मोनोमर यूनिट होती है उसका नाम है आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन की है। वो इसकी यूनिट है, आईपीपी यूनिट से बनते हैं टर्पीन। अभी अपन इस पे चर्चा करेंगे खूब सारी, तो समझ में आ जाएगा। आईपीपी को आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट भी बोलते हैं, इसको आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट भी बोलते हैं। टर्पीन क्लास के मेंबर्स बनते हैं 2 पाथवेज से। एक का नाम है एसीटेट, इसी का नाम है मेवालोनेट पाथवे। इसको मेवालोनिक एसिड पाथवे भी बोल सकते हैं, मेवालोनेट पाथवे भी बोल सकते हैं। दूसरा पाथवे है, उसका नाम है मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट पाथवे। मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट यानी शॉर्ट में MEP बोलेंगे इसको। इस पाथवे से भी टर्पीन्स बनते हैं। ये तो हो गया टर्पीन के बारे में। अब हम दूसरी क्लास की चर्चा करते हैं। दूसरी क्लास है फिनोलिक कंपाउंड्स। फिनोलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? फिनोलिक कंपाउंड्स बेसिकली वाटर सॉल्यूबल होते हैं। ये वाटर सॉल्यूबल कंपाउंड्स है। ये कौन से मोनोमर्स से बनते हैं या इनका प्रीकर्सर कौन है? तो 3 टाइप के या 3 जो है वो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं। इन एरोमेटिक एमिनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानिन, एक का नाम है टायरोसिन, एक का नाम है ट्रिप्टोफैन। ये इन तीनों के तीनों एमिनो एसिड से बनते हैं। इन तीनों एमिनो एसिड से बनते हैं। बट इन तीनों में भी यदि हम बात करें तो फिनाइल एलानिन से मोस्ट ऑफ द फिनोलिक कंपाउंड्स बनते हैं। ये हुआ हमारे पास में फिनोलिक कंपाउंड्स के बारे में। अब आगे बात करें इनके बारे में। इनको बनाने के लिए एक पहले तो ये 3 एमिनो एसिड बनाने के लिए एक पाथवे काम आता है जिसका नाम है सिकिमिक एसिड पाथवे या सिकिमेट पाथवे। या तो सिकिमिक एसिड पाथवे बोल दीजिए या सिकिमेट पाथवे बोल दीजिए, दोनों एक ही नाम है मतलब। इसके अलावा एक और पाथवे है जिसका नाम है मेलोनिक एसिड पाथवे। मेलोनिक एसिड पाथवे। कभी कभी ऐसा होता है कि मेवालोनिक एसिड पाथवे, जो कि कौन सा पाथवे है? टर्पीन वाला। मेवालोनिक एसिड पाथवे। कभी कभी ऐसा होता है कि मेवालोनिक एसिड पाथवे का कोई इंटरमीडिएट ये 3 एमिनो एसिड बनाने के लिए चला जाता है, तो ये पाथवे भी एक तरीके से फिनोलिक कंपाउंड बनाने का पाथवे हुआ। बेसिकली होता रेयरली है बट हो जाता है कभी कभी। तीसरी क्लास का नाम है नाइट्रोजन
containing compounds नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन जिसके अंदर है वो, ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं इनकी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर रिंग जरूर होती है एक, और उस रिंग में कहीं कहीं नाइट्रोजन होता है, कहीं कहीं पे कार्बन होता है, जैसे यहां कार्बन है कॉर्नर्स पे और जहां नाइट्रोजन लिखा वहां नाइट्रोजन है। तो हम ये बोलेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर के अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब क्या हुआ कि इनकी स्ट्रक्चर के अंदर आप खुद देखो कि एक साइकिल है लेकिन उसके सारे एटम सेम नहीं है, तो हेट्रोसाइक्लिक हो गई। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो बहुत सारे अमाइनो एसिड से बनते हैं, फ्रॉम मेनी अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड से बनते हैं, एक तो है नहीं कोई, तो अपन बाद में ही लिखेंगे इनके बारे में। इनकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज्यादा है, मेडिसिनल वैल्यूज, मेडिसिन बनाने में काम आते हैं ये। और इनको बनाने का जो पाथवे है वो बेसिकली सिकिमिक एसिड पाथवे भी है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन से भी कई बनते हैं, सिकिमिक एसिड पाथवे। तो ये हो गया हमारे पास एक बार के लिए रिगार्डिंग दीज 3 क्लासेस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास में रहेगा ये, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं सबसे पहले टर्पीन क्लास के बारे में। टर्पीन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। तो हेडिंग डालिए आप, टर्पीन्स। टर्पीन्स को टर्पेनोइड्स भी बोल सकते हैं अपन, टर्पीन को टर्पेनोइड भी बोलो। ये 5 कार्बन की एक यूनिट से बनते हैं, कैसे वो यूनिट बनती है यही तो सारी बात करनी है अपने को। टर्पीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, लिखिए, टर्पीन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ए 5 कार्बन यूनिट, ए 5 कार्बन यूनिट आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट और आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, इसको लिखेंगे आईपीपी। 5 कार्बन होते हैं इसमें, आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट या आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट बोलते हैं इसको, इससे बनते हैं ये। सो दे आर ऑल्सो नोन एज, सो दे आर ऑल्सो नोन एज आइसोप्रेनोइड्स। इनको आइसोप्रेनोइड्स भी बोल देते हैं कभी कभी, आइसोप्रेनोइड्स, ठीक है ये चीज। फिर उसके बाद में एक बार आप आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट की स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर मैं भी बनाऊंगा, वो आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड्स है वो काफी काम के हैं। तो आगे अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जहां पे अपने को डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, तो यदि आपको ये पता होगा कि डबल बॉन्ड कहां पर है इसमें, तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। देखना कैसे, ये एक यूनिट है और इस यूनिट का नाम है आइसोपेंटेन, इसका नाम है आइसोपेंटेन। 5 कार्बन दिख रहे हैं आपको एकदम आराम से, इस यूनिट का नाम है आइसोपेंटेन, ठीक है। कभी कभी इस यूनिट में एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एक्चुअली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। और डबल बॉन्ड कहां इंट्रोड्यूस होंगे देखना, एक तो डबल बॉन्ड यहां पे इंट्रोड्यूस हो गया और एक डबल बॉन्ड यहां पे इंट्रोड्यूस हो गया। अब देखते हैं कि कैसे वैलेंसी बैठती है। तो यहां पर मैं CH2 लगा देता हूं, फिर इसके बाद में इसके 4 कंप्लीट हो गए हैं, और इसको एक और दे देते हैं अपन, और इसको 2 तो हो गए हैं, 2 और दे देते हैं, ये हो गया। इसका नाम है आइसोप्रिन, इसका नाम है आइसोप्रिन। अब यदि मैं इस आइसोप्रिन के ऊपर 2 फॉस्फेट ऐड कर दूं,
तो 2 फॉस्फेट ऐड करने के बाद ये बन जाएगा आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट या आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट। कैसे होगा यहां पे देखना, ये CH2 इसका डबल बॉन्ड और ये रहा CH3, फिर उसके बाद में ये C के साथ में CH2 आएगा और यहां पर एक CH2 और यहां पे जुड़ेगा ये पायरोफॉस्फेट, ये जुड़ गया। इसको बोलते हैं IPP, आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट या आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट। अब क्या होगा यहां पे देखते हैं। अब क्या होता है कि एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट आइसोमेरेज। आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मैं आपको बोल के लिखवा देता हूं। इसका फुल फॉर्म है आइसोपेंटेनिल डाइफॉस्फेट आइसोमेरेज या IPP आइसोमेरेज। इसका नाम है IPP आइसोमेरेज, IPP आइसोमेरेज, ये नाम है इस एंजाइम का। इस एंजाइम का यदि आप क्लासिफिकेशन देखेंगे ना तो EC 5.3.3.2 होता है। याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई इतनी विशेष बात नहीं है। अब इससे होगा क्या वो बताता हूं। आइसोमेरेज है तो ये एक IPP का आइसोमर बनाएगा और उस आइसोमर में क्या चेंज आया वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये है CH3 और ये जो C था कार्बन था उस पे डबल बॉन्ड और ये CH2 ये पायरोफॉस्फेट है और यहां पर भी CH3 आ गया। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप ये देखिए कि 2 मिथाइल ग्रुप है ना, ये रहे 2 मिथाइल ग्रुप, इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम रखा हुआ है डाइमिथाइल एलिल डाइफॉस्फेट, डाइमिथाइल एलिल डाइफॉस्फेट। इसको शॉर्ट में कहते हैं DMAPP। तो DMAPP और IPP दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ये बात याद रखनी है क्योंकि अभी ये थोड़ी देर में काम आने वाला है। तो IPP एंड DMAPP दोनों के दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जब टेम्परेचर हाई होता है, एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है कि आइसोप्रेनोइड्स जो होते हैं वो कई बार डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होके ये एक वोलेटाइल गैस बनाते हैं और उस वोलेटाइल गैस का नाम है आइसोप्रीन गैस। ये आइसोप्रीन गैस बनाते हैं। ये लाइन लिख लीजिए, क्या पता काम आ जाए। एट हाई टेम्परेचर some terpenes decompose to produce a gas isoprene. It has ecological roles. इसके इकोलॉजिकल रोल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टर्पीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। सब में होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स, terpenes are present in all the organisms, but the greatest diversity is present in plants। लेकिन सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वो प्लांट्स में होती है, बाकी टर्पीन सब में होते हैं। अभी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे। फिर बात करते हैं इन टर्पीन्स के क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में आपको थोड़ी सी चीज का क्या ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन में ये ध्यान रखना है कि टर्पीन का क्लासिफिकेशन कार्बन नंबर के बेसिस पे है। इसकी एक यूनिट में 5 कार्बन होते हैं, 2 यूनिट में 10 कार्बन होंगे, 3 यूनिट में 15 कार्बन होंगे। जैसे जैसे यूनिट्स जुड़ती जाती हैं वैसे वैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है, इसलिए कार्बन नंबर के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड रहता है। तो आप लिखिए, इट इज बेस्ड अपॉन कार्बन नंबर। अब मैं आपको बताता हूं बहुत सिंपल सी बात। देखो, कम से कम
एक यूनिट तो होगी होगी ना। अगर कोई छोटे से छोटा टर्पीन भी है, हम यदि सबसे छोटे टर्पीन की बात करें तो उसमें कम से कम एक यूनिट तो होगी ना। और यदि उसके अंदर एक भी यूनिट हुई तो 5 कार्बन होंगे कम से कम। इसलिए सबसे छोटा जो टर्पीन होता है उस टर्पीन में कार्बन नंबर होते हैं 5। कम से कम 5 कार्बन तो होगा। 5 कार्बन वाले टर्पीन हैं, उनकी क्लास का नाम होता है हेमी टर्पीन, आधे टर्पीन। ये पहली बार जो टर्पीन मिला था वो 10 कार्बन का था, तो उसका नाम रखा मोनोटर्पीन। और बाद में पता चला कि 5 कार्बन का भी होता है तो उसको हेमी, आधा टर्पीन बोल दिया। इस क्लास के कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इस क्लास के दो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक का नाम है टीजिलिक एसिड, एक का नाम है टीजिलिक एसिड और दूसरे का नाम है आइसोप्रीन। तो टीजिलिक एसिड एंड आइसोप्रीन ये दोनों के दोनों 5 कार्बन के हेमीटरपीन्स होते हैं। अब एक यूनिट बढ़ा देते हैं। जब हम एक यूनिट बढ़ाते हैं तो 10 कार्बन हो जाएंगे, 5 + 5। इन्हें कहते हैं मोनोटर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स। मोनोटर्पीन में बहुत सारे हैं, भरे पड़े हैं। जेरानियोल, इसके अलावा ये है मैंथोल। मैंथोल जो पुदीना होता है ना, मैंथा पाइपेरेटा, उसके अंदर पाया जाता है। लीव्स में ग्लैंड्स पाई जाती है, ग्लैंड्स के अंदर ये मोनोटर्पीन पाया जाता है। खास बात यह है कि ये मोनोटर्पीन साइक्लिक होता है। इसके स्ट्रक्चर में साइकिल बनती है, रिंग बनती है। ज्यादातर टर्पीन्स होते हैं वो लीनियर होते हैं, ये जो है वो एक साइक्लिक होता है। और आगे बात कर लेते हैं अपन। अगर एक यूनिट और बढ़ा दी जाए तो कार्बन नंबर होंगे 15 और 15 कार्बन नंबर के टर्पीन को कहते हैं सेस्की टर्पीन। सेस्की टर्पीन 15 कार्बन, 15 कार्बन का सेस्की टर्पीन है। इसमें एक होता है फार्नेसोल। फार्नेसोल, फार्नेसोल पता है आपने कहां पढ़ा होगा? सेल बायोलॉजी के अंदर जो लिपिड एंकर पढ़े थे आपने, लिपिड एंकर्स, वो एंकर है ये। तो ये तो प्राइमरी मेटाबोलाइट हुआ ना, बिल्कुल ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है। फार्नेसोल के अलावा एब्सिसिक एसिड का नाम सुन रखा आप लोगों ने? एब्सिसिक एसिड ये भी प्राइमरी मेटाबोलाइट है, 15 कार्बन का है। ये टर्पीन तो जरूर है लेकिन ये है प्राइमरी मेटाबोलाइट। फार्नेसोल है वो बहुत जगह पाया जाता है, तो ये वाइड स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड, बहुत जगह पाया जाता है ये। देन नेक्स्ट एक यूनिट और बढ़ा दो, 20 कार्बन हो जाएंगे। 20 कार्बन को कहेंगे डाइटरपीन। 20 कार्बन वालों को डाइटरपीन कहते हैं। डाइटरपीन के अंदर एग्जाम्पल लेंगे क्लोरोफिल की फाइटोल चेन। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर देखना, उसके अंदर एक तो होता है हेड, एक होता है टेल। वो टेल को बोलते हैं फाइटोल चेन या फाइटोल टेल। वो होती है 20 कार्बन की डाइटरपीन। अब यदि आपने क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल से, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से उसकी चेन हटा दी तो क्लोरोफिल तो कहीं का नहीं रहेगा, वो तो काम ही नहीं करेगा फिर। तो ये तो प्राइमरी हुआ ना। मैं इस पे भी एक स्टार मार्क लगा देता हूं, जिन पे स्टार मार्क लगा हुआ है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। फाइटोल चेन के अलावा एक आपने नाम सुना है कभी? जिब्रेलिक एसिड का। ये भी होता है डाइटरपीन, प्राइमरी मेटाबोलाइट है, डाइटरपीन है। अब 25 कार्बन के तो नहीं होते हैं, फिर आते हैं 30 कार्बन के, मतलब 6 मोनोमर यूनिट्स हैं। इन्हें बोलते हैं ट्राइटरपीन। ट्राइटरपीन, ट्राइटरपीन के अंदर एग्जाम्पल है स्क्वालिन। स्क्वालिन है साइक्लिक। चलो एक और साइक्लिक मिल गया। स्क्वालिन स्टेरॉइड का प्रीकर्सर है। स्टेरॉइड प्रीकर्सर, तो जो स्टेरॉइड बनते हैं प्लांट्स के अंदर वो स्क्वालिन से बनते हैं। एक है स्टिग्मा स्टेरोल। स्टिग्मा स्टेरोल,
ये भाई साहब स्टेरोल के प्रीकर्सर हैं, एक टाइप का स्टेरोल है खुद ही। फिर उसके बाद में है ब्रेसिनोस्टेरॉइड। ब्रेसिनोस्टेरॉइड प्लांट हार्मोन की छठी क्लास। ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो हार्मोन होता है ये भी प्राइमरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आएगा। देन उसके बाद में 40 कार्बन के जो होते हैं उन्हें बोलते हैं टेट्राटर्पीन, और टेट्राटर्पीन के अंदर आते हैं कैरोटीनोइड। अब बिना कैरोटीनोइड के प्लांट तो मर जाएगा बेचारा, धूप से जल के मर जाएगा। और कैरोटीनोइड तो बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स के प्रीकर्सर भी होते हैं। कैरोटीनोइड्स हैं उनसे हॉर्मोन्स भी बनते हैं, एब्सिसिक एसिड बनता है उससे, ठीक है। तो टर्पिनोइड्स हैं ये सारे के सारे ही, इनमें से बहुत सारे प्राइमरी हैं, बहुत सारे सेकेंडरी भी हैं, इनकी क्लासेस है वो इस तरीके से हमको याद रखनी है। एक और काम की चीज बताता हूं आपको मैं। जब कभी प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए राइजोबियम के साथ में सिम्बायोसिस करनी होती है तो वो फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज करता है, फिनोलिक कंपाउंड्स। लेकिन जब कभी भी प्लांट को माइकोराइजा बनाना होता है तो वो एक टर्पीन रिलीज करता है जिसका नाम है स्ट्राइगोलैक्टोन्स। स्ट्राइगोलैक्टोन, ये स्ट्राइगोलैक्टोन एक 19 कार्बन का टर्पीन है, ओड नंबर में। वरना टर्पीन जो होते हैं मोस्टली वो इवन नंबर के कार्बन के होते हैं। क्यों? क्योंकि 5 के बाद में 10, 10 के बाद में 15 तो हो गए ओड, 20, 30, 40 ऐसे करके। ये एक 19 कार्बन का टर्पीन है और ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, याद रखना। एग्जाम में अब आ सकता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तो ये हो गया हमारे पास में इनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा और आप पढ़ भी रहे होंगे। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बायोसिंथेसिस की। लेकिन किसके बायोसिंथेसिस की बात करनी है? पहले बात करनी है बायोसिंथेसिस ऑफ 5 कार्बन यूनिट, ऑफ 5 कार्बन यूनिट आईपीपी। आईपीपी की बात करनी है। अब इसकी बात करेंगे अपन कि कैसे आईपीपी बनता है, उसके बाद में बात करेंगे कैसे टर्पीन बनते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन बायोसिंथेसिस। इस बायोसिंथेसिस के अंदर हम दो टाइप के पाथवे पढ़ेंगे। पहला जो पाथवे है हमारा वो पाथवे है मेवालोनिक एसिड पाथवे। मेवालोनिक एसिड पाथवे। अब इस पाथवे के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मैं तो सारी बता दूंगा, आप देखिए कितना याद करना है आपको। जो बता रहा हूं वो सारा इंपॉर्टेंट है, देखना। ये पाथवे वही पाथवे है जिस पाथवे से कोलेस्ट्रॉल बनता है एनिमल्स के अंदर। लेकिन यहां कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाना, बट शुरुआत वैसे ही होगी। तो दिस पाथवे स्टार्ट्स एज कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस पाथवे, एज कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस पाथवे। तो कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस पाथवे की तरह ही स्टार्ट होता है ये पाथवे। ये पाथवे किस में पाया जाता है? ये पाथवे पाया जाता है एक तो इकोलाई के अंदर, ठीक है, इकोलाई में होता है। इसके अलावा ये पाथवे जो है वो सेल के अंदर प्लांट्स में भी पाया जाता है, और प्लांट सेल के अंदर ये पाया जाता है साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल के अंदर। देन इसके बाद में सेम पाथवे जो है वो एनिमल्स के अंदर तो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, ठीक है, ई कोलाई के अंदर भी ये पाथवे प्रेजेंट होता है। चलो अब बात करते हैं इस पाथवे के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, देख लेते हैं। इस पाथवे की शुरुआत होती है एसिटल को एंजाइम ए से। एसिटल को एंजाइम ए, एक और एसिटल
कोएंजाइम ए। ठीक, एसिटल कोएंजाइम ए और एक और एसिटल कोएंजाइम ए, यहां एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है थायोलेज। थायोलेज एंजाइम यदि काम करेगा तो यहां बनेगा एसिटो एसिटल कोएंजाइम ए, एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए, ये बनेगा। एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए है, इसके ऊपर एक दूसरा एंजाइम काम करेगा और यहां एक और एसिटल कोएंजाइम ए एंटर करेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। पहले एसिटिल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो इसमें हो गए 4 कार्बन और इसके 2 कार्बन, यानी कि अब 6 कार्बन का कुछ इंटरमीडिएट बनेगा। यहां पर एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। इस एंजाइम को मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज काम आएगा तो बनेगा HMG कोएंजाइम ए, जिसकी फुल फॉर्म ही लिखा देता हूं मैं। इसकी फुल फॉर्म है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए, ग्लूटारिल कोएंजाइम ए, ये नाम है इसका HMG का। ठीक है, ये बन गया। कितने कार्बन है इसके अंदर? 6 कार्बन है, याद रखिएगा। 6 कार्बन के इस प्रोडक्ट के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा। सॉरी, यहां पे गलत लिखा दिया, यहां पर सिंथेज है, सिंथेज, सॉरी सिंथेज। अब एंजाइम काम करेगा HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। जब इस पे HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज काम करेगा ना, तो ये बनेगा मेवालोनिक एसिड, मेवालोनिक एसिड। ठीक है, अब मेवालोनिक एसिड का 2 बार फॉस्फोराइलेशन करना है। इसको मैं शॉर्ट में MA लिख दूंगा, मेवालोनिक एसिड को, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है मेवालोनिक एसिड काइनेज, मेवालोनिक एसिड काइनेज। ATP लगेगा यहां पे, जाहिर सी बात है, लेकिन एंजाइम के रिएक्शन से बनेगा मेवालोनिक एसिड 5 फॉस्फेट। 5वें कार्बन के ऊपर फॉस्फेट जुड़ेगी तो बनेगा मेवालोनिक एसिड 5 फॉस्फेट। मेवालोनिक एसिड 5 फॉस्फेट के ऊपर एक और एंजाइम काम करेगा, मेवालोनिक एसिड 5 फॉस्फेट काइनेज, यानी 5वें नंबर के कार्बन पे ही वापस से फॉस्फेट जुड़ेगी। तो अब बनेगा मेवालोनिक एसिड 5 डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। इसी मेवालोनिक एसिड के ऊपर वापस, जिस पे पहले फॉस्फेट जुड़ी हुई थी, इस पे वापस से फॉस्फेट जुड़ जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना काम कंप्लीट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है मेवालोनिक एसिड डाइफॉस्फेट डी कार्बोक्सिलेज। मेवालोनिक एसिड 5 डाइफॉस्फेट डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इससे बनता है आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, IPP बनता है। इस स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एक, क्यों? क्योंकि यहां तक तो 6 कार्बन है और यहां पर अब 5 कार्बन है, तो 1 कार्बन का लॉस हुआ। इसके बाद में यहां से वाटर भी निकलता है, H2O भी निकलता है। 2 बार काइनेज एक्टिविटी हुई, एक काइनेज और दूसरा काइनेज। ऑब्वियस सी बात है, यहां भी ATP लगेगी। ठीक है, पर यहां हमको ये तो पूछते नहीं है कितनी ATP लगती है, तो 2 ATP लग रही है, 2 बार फॉस्फोराइलेशन हुआ
और साथ ही साथ एक CO2 निकली है, इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। CO2 के हटने को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। और वाटर का मॉलिक्यूल है, वो वाटर का मॉलिक्यूल भी हट रहा है ना, सो इसे कहेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, फॉस्फोराइलेशन हुआ। लेकिन ये एक स्टेप के अंदर होता है, ये एक तरीके से सीक्वेंस में होता है। अभी एक और काम होगा कि आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा। अभी अपन ने पढ़ा है कि आइसोमेरेज कैसे काम करता है। आइसोमेरेज एंजाइम काम करेगा तो बनेगा डाइमिथाइल एलिल पायरोफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट, DMAPP, ये बन जाएगा। क्योंकि ये भी तो बनाना जरूरी हो गया ना, ये बन जाएगा अपने पास में। ये हुआ हमारे पास में मेवेलोनिक एसिड पाथवे कंप्लीट। इस मेवेलोनिक एसिड पाथवे में इस एंजाइम के ऊपर ध्यान रखना है, HMG कोएंजाइमी रिडक्टेज। क्या ध्यान रखना है? यह एंजाइम इस पाथवे का सबसे स्लोवेस्ट एंजाइम है, सबसे स्लोवेस्ट एंजाइम। ये यहां पर भी स्लो है, और एनिमल्स में जब कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस होती है तो ये यहां पर भी स्लो होता है। इसलिए यह एंजाइम बिहेव करता है एज रेट लिमिटिंग एंजाइम। तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप कहलाता है, और ये एंजाइम रेट लिमिटिंग एंजाइम कहलाता है। एक तो ये चीज। फिर उसके बाद में आपको 3 ये सीक्वेंस याद रखने हैं कि मेवेलोनिक एसिड पाथवे में एक तो होता है पायरोफॉस्फोराइलेशन, यानी 2 फॉस्फेट जुड़ती है ना, पायरोफॉस्फोराइलेशन, पायरोफॉस्फोराइलेशन होता है। दूसरा स्टेप है वो डी कार्बोक्सिलेशन, इंपॉर्टेंट है, डी कार्बोक्सिलेशन। और तीसरा स्टेप है डिहाइड्रेशन। इनका सीक्वेंस याद रखना। ये सीक्वेंस पे एक बहुत पहले सवाल आ चुका है CSIR के अंदर, तो मे बी वापस से ऐसा कुछ सवाल आए, तो उससे अच्छा है कि आप ये सीक्वेंस याद कर लेना। क्लियर हुआ ये? अब आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे कि दूसरा जो पाथवे है, इस पाथवे का नाम है MEP पाथवे, मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट पाथवे, MEP पाथवे। MEP पाथवे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा पाथवे है, इसको अपन शॉर्ट के अंदर पढ़ेंगे, अभी अपन बात करते हैं इसके बारे में। चलिए तो बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पाथवे कहां कहां पाया जाएगा? ये पाथवे पाया जाता है प्लास्टिड्स के अंदर, प्लास्टिड्स में। ये पाथवे पाया जाता है E. कोलाई के अंदर। ये पाथवे पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। प्लास्टिड्स में, E. कोलाई में, साइनोबैक्टीरिया में, इन सब में ये पाथवे पाया जाता है। तो आप एक काम कर लीजिएगा, बाई मिस्टेकन ये यहां से कट कर दीजिए, इसमें नहीं पाया जाता। प्लांट सेल के साइटोसोल में होता है, E. कोलाई के अंदर ये वाला पाथवे होता है। ठीक है, अब इस पाथवे की शुरुआत देखो कैसे होती है, बहुत अच्छा एक यहाँ तरीका रहेगा। हमारे पास में एक प्लांट की बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस नाम की एक सिंपल सी प्रोसेस है, प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे। इस ग्लाइकोलाइसिस का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है पायरुवेट, एंड प्रोडक्ट है ना पायरुवेट। एक और पाथवे है प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे, केल्विन साइकिल, C3 पाथवे ना, केल्विन साइकिल। ये केल्विन साइकिल का एक प्रोडक्ट है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 2 हो गए, ये है 3 कार्बन का, ये भी है 3 कार्बन का। ठीक है, अभी ना होता क्या है कि यहां पर एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है ट्रांसकीटोलेज। और यह एंजाइम इसी स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा देता है। मतलब पायरुवेट के 3 कार्बन प्लस ये PGL के 3 कार्बन, 6 कार्बन तो है,
बट 6 कार्बन में से एक कार्बन का लॉस इसी स्टेप में, पहले ही स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। डीकार्बोक्सिलेशन से यहां बनता है 5 कार्बन इंटरमीडिएट। अभी मैं नाम नहीं लिखवा रहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 5 कार्बन इंटरमीडिएट बनता है। ये 5 कार्बन इंटरमीडिएट के साथ में एक तो होता है इसका रिडक्शन, और एक होता है इसका रीअरेंजमेंट। रिडक्शन एंड रीअरेंजमेंट होने के बाद में यहां पर एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है MEP, मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट बन जाता है। मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट बनने के बाद में इसका फॉस्फोराइलेशन होता है। मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट तो है ये, इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन। अब इस मिथाइल एरिथ्रिटोल फॉस्फेट का एक बार फॉस्फोराइलेशन हुआ, उसके बाद में फिर से फॉस्फोराइलेशन होता है। ये ऐसे ही याद करना है, इतना ही। 2 बार फॉस्फोराइलेशन के बाद में ये कन्वर्ट हो सकता है या तो IPP के अंदर, या ये कन्वर्ट हो सकता है DMAPP के अंदर। दोनों ही एक ही बात है मतलब वैसे तो इसमें ये कन्वर्ट होगा। इतनी बात हो गई हमारे पास में दोनों पाथवेज के बारे में। मेवालोनिक एसिड पाथवे वाला थोड़ा ज्यादा याद कर लेना। रीजन इसके पीछे का ये है क्योंकि मेवालोनिक एसिड पाथवे की शुरुआत वैसी ही है जैसी एनिमल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस की है। ये अलग टाइप का है, डजंट मैटर। आगे बात करते हैं। चलिए दोनों पाथवेज की थोड़ा सा कंपैरिजन टाइप कर लेते हैं। जैसे पहले पाथवे लेते हैं MEP पाथवे, और उसके बाद हम बात करेंगे मेवालोनिक एसिड पाथवे। दोनों पाथवेज हैं। MEP पाथवे से 5 कार्बन के हेमीटरपीन्स बनते हैं, 5 कार्बन हेमीटरपीन्स। इससे भी बनते हैं 5 कार्बन के हेमीटरपीन्स, यानी दोनों ही पाथवे हेमीटरपीन तो बनाते हैं, 5 कार्बन के हेमीटरपीन्स। MEP पाथवे, इसकी खास बात देखना, इस पाथवे से 10 कार्बन, 20 कार्बन, 40 कार्बन के कंपाउंड्स टर्पीन्स बनते हैं। जैसे 10 कार्बन का कौन है? 10 कार्बन का है मोनोटर्पीन, ये बन जाएगा। जैसे 20 कार्बन का डाइटर्पीन, और ये बनेगा कैरोटीनॉइड, ये बन जाता है। और इधर मेवालोनिक एसिड पाथवे से क्या बनेंगे? 15 कार्बन के सेस्कीटर्पीन बनेंगे, सेस्कीटर्पीन, ये बन जाएंगे। इसके अलावा 20 कार्बन के 50 के बाद में 30 कार्बन के ट्राइटर्पीन्स बन जाते हैं, ट्राइटर्पीन्स बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। अच्छा, लार्जर कंपाउंड्स जो हैं, लार्जर कंपाउंड्स जैसे डोलिकोल, डोलिकोल का नाम सुना है आपने? डोलिकोल, ये भी बन जाते हैं। डोलिकोल मैं आपको बता दूं कि जब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं, तो शुगर ट्रांसफर करने के लिए डोलिकोल काम आता है। क्योंकि ये पाथवे साइटोसोल के अंदर चलता है ना, तो साइटोसोल के अंदर लार्ज साइज के टर्पीन्स आसानी से बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग ऑफ IPP यूनिट्स की, ज्वाइनिंग ऑफ IPP और DMAPP यूनिट्स की। यहां तक की हमने बात करी, तो यहां तक तो IPP यूनिट बनी है। अब इसकी ज्वाइनिंग की बात करते हैं। तो क्या होता है जब टर्पीन्स बनाने होते हैं, एक IPP यूनिट और एक DMAPP यूनिट, इन दोनों के बीच में कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 के बीच में
कंडेंसेशन होता है। इस कंडेंसेशन को बोलते हैं हेड टेल कंडेंसेशन। हेड टेल कंडेंसेशन का मतलब हुआ कि एक यूनिट का हेड फर्स्ट कार्बन और दूसरी यूनिट का टेल फिफ्थ कार्बन, इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होता है तो बनता है जिरानियोल पायरोफॉस्फेट 10 कार्बन का। इस 10 कार्बन के जिरानियोल पायरोफॉस्फेट से डिफरेंट टाइप के मोनोटर्पीन्स बनते हैं। मोनोटर्पीन्स, जाहिर सी बात है इसमें 10 कार्बन है। यदि इसमें एक आईपीपी यूनिट और ऐड हो जाए तो ये बनता है फार्नेसोल पायरोफॉस्फेट, एफपीपी, फार्नेसोल पायरोफॉस्फेट। फार्नेसोल पायरोफॉस्फेट से क्या बनेंगे? सेस्कीटर्पीन बनेंगे, सेस्कीटर्पीन्स बनेंगे। उसके बाद में यदि इसमें 15 कार्बन में एक यूनिट और ऐड हो जाए तो ये बनेगा जेरानियोल जेरानियोल पायरोफॉस्फेट, जीजीपीपी। इससे बनेंगे 20 कार्बन के डाई टर्पीन्स। ये डाई टर्पीन्स बनाने के काम आती है। फिर उसके बाद में आईपीपी की n यूनिट्स ऐड होती है तो बनते हैं पॉलीटर्पीन्स। अपन जब बात करेंगे ना, पढ़ेंगे एग्जांपल्स, तब बात करेंगे क्या पॉलीटर्पीन्स होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में ज्वाइनिंग ऑफ आईपीपी और डीएमएपीपी यूनिट्स। अब इसमें मेरे को एक खास चीज दिख रही है। क्या दिख रही है? ये जो जीपीपी है, एफपीपी है और जीजीपीपी है, इन तीनों से साइड में दूसरे टाइप के टर्पीन्स भी बन रहे हैं। इसलिए जीपीपी, एफपीपी और जीजीपीपी, इनको बोलते हैं ब्रांच पॉइंट्स। ये ब्रांच पॉइंट्स है। ब्रांचेस निकल रही है साइड में और ब्रांचेस निकलने से अलग टाइप के टर्पीन्स बन रहे हैं। तो ये हो गया ब्रांच पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अपने पास में इतनी चीजें ध्यान रखनी है आपको टर्पीन बायोसिंथेसिस के अंदर। टर्पीन से एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी करेंगे, पर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।